हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट के बारे में। फंडामेंटल राइट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप बीपीएससी, यूपीएससी या फिर अदर कोई कंपटीशन एग्जाम करना चाहते हैं तो आपको, अगर आपके सिलेबस में पॉलिटी दिया गया है या फिर पॉल साइंस है आपके सिलेबस में दिया गया है, तो डेफिनेटली आप समझ जाएं कि ये आपके क्वेश्चंस जो है जरूर पूछे जाएंगे फंडामेंटल राइट से। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट जरूरी है इंडियन पॉलिटी में। ठीक है, और चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास बुक भी है फंडामेंटल राइट के बारे में, इसमें दिया गया है और ये बहुत ही काफ़ी लेंथी चैप्टर है, तो इसके लिए हमने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है। तो ये जो है आर्टिकल नंबर 12 to 35, इसके अंदर में बताया गया है हमारे मौलिक अधिकार क्या है, मतलब भारतीय नागरिक का एक मौलिक अधिकार क्या है, क्या क्या है, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर जो है 12 to 35 ये भाग 3 में आता है। ठीक है, संविधान के भाग 3 में है और भाग 3 को, संविधान के भाग 3 को मेग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। और ये जो है इसका मौलिक अधिकार किसी देश से लिया गया है, यानी यूएसए से। ठीक है, अमेरिकी संविधान में फंडामेंटल राइट जो है इससे इंस्पायर थे हमारे संविधान निर्माता, तो इसलिए उन्होंने वहीं से इसको अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है, मौलिक अधिकार को। तो आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है, इसके बारे में, तो आप बिल्कुल सिंपली इसका आंसर दे सकते हो। मूल रूप से संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, जिसमें आपको पता होगा समता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल नंबर 14 to 18 है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 to 22 है, और उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23 और 24 में है। फिर धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 25 to 28। उसके बाद है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 और 30। उसके बाद है आपका संपत्ति का अधिकार जो था, अब है नहीं। ठीक है, तो ये मूल रूप से मैं आपको बता रहा हूँ, जो एक नया संविधान बना था जिस टाइम पे उस टाइम में ये 7 था। ठीक है, तो ये छठा अधिकार जो संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल नंबर 31 में बताया गया था, इसे हटा दिया गया है। ठीक है, वैसे संवैधानिक, अब 7वां सुन लीजिए क्या है, वो संवैधानिक उपचार का अधिकार है जो आर्टिकल नंबर 32 में दिया गया है। 31 को ये जो है अधिकार है 44th सीए यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत, इसको 1978 में हटाकर एक लीगल कानून रूल बना दिया गया, मतलब एक सामान्य कानून बनाया गया आर्टिकल नंबर 300A के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये पॉइंट्स थे आपको जो जानना जरूरी था। ये वीडियो भी काफ़ी लंबा हो सकता है और काफ़ी पार्ट में ये डिवाइड होकर आएगा, तो ज़्यादा देर का वीडियो मैं बनाऊंगा नहीं, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो स्टूडेंट्स को अच्छा नहीं लगता वॉच करने में। ठीक है, तो देखिए इसके क्या फीचर्स हैं। ठीक है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार की क्या विशेषताएं हैं। तो यहाँ नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी बहुत सारी सुविधाएं दी गई है, मतलब उसे भी फंडामेंटल राइट दिया गया है। ये असीमित नहीं है, वाद्य योग होता है, राज्य उन पर प्रतिबंध लगा सकता है। हालांकि ये कारण उचित है या नहीं, मतलब इस पर प्रतिबंध लगेगा या नहीं लगेगा, इसका निर्णय अदालत करती है। और ये न्यायोचित है या नहीं है, इसका उल्लंघन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, ये भी अदालत बताएंगे। अगर आपको सिर्फ वहां पे जाना है, अगर आपको लग रहा है कि आपका फंडामेंटल राइट, मतलब आप पर थोपा जा रहा है और आपका फंडामेंटल राइट आपसे छीना जा रहा है, कुछ अलग चीज थोपा जा रहा है, तो ये सब चीज न्यायोचित है, आप जाकर न्यायालय में न्याय ले सकते हैं, अदालत में जाकर। ठीक है, यह अस्थायी नहीं होता है, संसद इनमें कटौती भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ संशोधन अधिनियम के तहत कोई साधारण विधेयक इसमें नहीं होगा, सिर्फ बहुमत से ही इसमें किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान इसे प्रतिबंध यानी निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, आपातकाल के समय जो पता होगा आपको 350 और 360 में बताया गया है, और 352, 356 और 360 में बताया गया है। इसके अंतर्गत आपका जो है ये निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, 360 में वित्तीय आपातकाल है जिसमें आपका नहीं होगा ये। ठीक है, लेकिन आर्टिकल नंबर 20 और 21 को आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 20 एंड 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, ऐसा हमारे यहाँ उपबंध किया गया है, हमारे संविधान में उपबंध किया गया है। ठीक है, आपातकाल के समय सिर्फ सभी फंडामेंटल राइट तो हो जाएंगे। ठीक है, सभी फंडामेंटल राइट को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल नंबर 20 और 21 को नहीं किया जा सकता, और इसमें कटौती भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, राज्य की परिभाषा आपको पता होगा आर्टिकल नंबर 20 और 21 में क्या है, तो नहीं है तो बता देता हूँ। आर्टिकल नंबर 20 में ये दिया गया है, आपको दोष सिद्धि करने के लिए दिया गया है। ठीक है, मतलब आप निर्दोष है, आपको ये सिद्ध करना है, आपको ये अधिकार है कि आप निर्दोष सिद्ध कर सकते हैं खुद को। वहीं आर्टिकल नंबर 21 में बताया गया है जीवन जीने का अधिकार, इसमें दिया गया है। तो इस हिसाब से मतलब ये आपका नहीं छीना जाएगा। और राज्य की परिभाषा आर्टिकल नंबर 12 में दी गई है, मतलब ऐसी संस्था जो निजी संस्था है लेकिन वो राज्य के अंतर्गत कार्य करता है, तो वो राज्य के अर्थ में आता है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल नंबर 30 मूल अधिकार से असंगत विधि है, मतलब कानून। ठीक है, अनुच्छेद 13 जो है घोषित करता है कि अगर कोई संगत यानी कोई भी कानून या बनाया जाता है जिससे इस पर प्रभाव पड़ता है या फिर इसको अल्पीकरण किया जा रहा है, तो वो कानून या फिर वो एक्ट बिल्कुल ही इसे खारिज किया जा सकता है, वो मान्य नहीं होगा। ये अधिकार हाई कोर्ट को आर्टिकल नंबर 26 और सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल नंबर 32 देता है।
फिर आपका राइट टू इक्वालिटी, इसके बारे में हम बात करते हैं। आर्टिकल नंबर अंडर आर्टिकल 14 to 18 इसके बारे में बताया गया है राइट टू इक्वालिटी के बारे में, जिसमें फर्स्ट है आपका आर्टिकल नंबर 14 विधि के समक्ष समानता, यानी विधि के सामने सबको समान देखा गया है, समानता दिखाई गई है। ठीक है। आर्टिकल नंबर 14 राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति जो नागरिक हो या विदेशी, यह सब पर लागू होता है। विधि के समक्ष का विचार है विचार जो है ये ब्रिटिश मूल का है, लेकिन विधि के समान संरक्षण अमेरिकन संविधान से लिया गया है। समता के इसमें जो है अपवाद भी है। समता के अपवाद मतलब भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्यकाल में किसी कार्य के लिए गए निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होगा। हालांकि सभी हो सकते हैं, लेकिन इन पर विशेष उपबंध दिया गया है, जो आपका आर्टिकल नंबर 361 कहता है। और पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी प्रकार की दंडिक कार्रवाई प्रारंभ या चालू नहीं रखी जाएगी। इसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए भी किसी न्यायालय में कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप इन पर कार्रवाई करना चाहते हैं तो आपको 2 महीने पहले ही सूचना देना होगा। ठीक है, आप सूचना देने के 2 महीने बाद ही उस पर कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति संसद का हो या विधानसभा का, दोनों सदनों में से किसी एक सत्र में कार्रवाई से संबंधित विषय वस्तु का प्रकाशन समाचार पत्र या उस पर कर सकता है। इसमें जो भी वो कुछ कहा जाएगा संसद या फिर विधानमंडल के अंदर, तो उसको अगर कोई टेलीकास्ट करता है, मतलब कुछ भी अंदर में बोला जा रहा है पार्लियामेंट में या फिर विधानमंडल में, ठीक है, तो इसके अंदर जो भी कुछ बोला जाएगा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, आपने देखा होगा पार्लियामेंट में बहुत सारे भाषण होते हैं, तो उसके अंदर जो भी कुछ बोला गया है उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। मतलब वो फ्री हैं, अंदर में वो कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो भी बोला जाएगा उसका कोई भी किसी भी न्यायालय में उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। सेम है आर्टिकल नंबर आपका 105 पार्लियामेंट के लिए है, और ये आपका आर्टिकल नंबर 194 है जो आपको विधानमंडल में ये उपबंध करता है। और आर्टिकल नंबर 15 चलिए देखते हैं। आर्टिकल नंबर 15 बताता है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान को लेकर राज्य किसी से भी भेदभाव नहीं करेगा। केवल, ठीक है, केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, इसके अलावा किसी और चीज से कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट कोई भी अगर संस्था है, निजी संस्था है, तो वो कर सकती है बिल्कुल ही। क्योंकि आपको पता होगा कोई अगर मुस्लिम्स के लिए कोई कुछ ओपन करना चाहते हैं बुक्स, क्योंकि उसको लगता है कि ये पिछड़े हुए हैं, कोई दलित के लिए खोल रहा है, ठीक है, कोई सिख के लिए खोल रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं, आपको पता होगा इसके बारे में। तो ये पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए खोल सकता है जैसे उनको लगता है कि ये पिछड़े हुए हैं और इसे हमें आगे बढ़ाना चाहिए। इसके लिए तो वो प्राइवेट है, निजी संस्था है, तो वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से लेकिन धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर कोई भी गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट की कोई भी संस्था है, कोई भी इकाई है, तो वो इस पर भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, इस आधार पर। लेकिन महिला, बच्चे आदि के लिए विशेष प्रावधान को राज्य द्वारा लाया जा सकता है। उन्हें मतलब उसे समानता की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, मतलब आपको समानता मानना ही होगा, लेकिन वो पिछड़े हुए हैं, आपको समानता के लाइन में खड़ा करने के लिए, उसको उस ऊंचाई तक लाने के लिए ये अधिकार उन्हें दिया गया है। आर्टिकल नंबर ये आपका दिया गया है 15। ठीक है, उसके बाद जो है संविधान ने 93 जो है, ठीक है, CAA है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, इसमें केंद्रीय शिक्षा संस्थान में अधिनियम में 2006 पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में 27% रिजर्वेशन दिया गया था। फिर 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्रीमी लेयर का सिद्धांत पालन करने को कहा। क्रीमी लेयर में जिसमें कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसे ये जो है उसे इसका अधिकार ना मिल पाए, ये ठीक है, तो इस हिसाब से दिया गया है, क्रीमी लेयर उसमें लगाया गया। उसके बाद आपका 103, ठीक है, संशोधन अधिनियम 2019 के तहत शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को, उन व्यक्तियों को मिलेगा जो बैकवर्ड क्लास से पहले से जारी आरक्षण के नहीं है। ठीक है, ठीक है, उन लोगों को ये मिल सकता है। लेकिन इसमें जो है मतलब आप समझ सकते हैं कि जनरल वालों के लिए है 10% रिजर्वेशन। ठीक है, तो वो व्यक्ति इसमें मिलेंगे जिसके पास 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि है, उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, 1000 वर्ग फीट या उससे अधिक बड़ा आवासीय फ्लैट, अधिसूचित नगर पालिका के अंतर्गत 100 गज या अधिक बड़ा आवास भूखंड प्लॉट, अधिसूचित क्षेत्रों के बाहरों 200 गज या अधिक बड़ा आवासीय भूखंड, सभी संपत्ति को जोड़कर, चाहे वह गाँव में हो या शहर में। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, आर्टिकल नंबर 16। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में इतना ही देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बढ़ लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सिंबल से नहीं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आर्टिकल नंबर 16 से नेक्स्ट वीडियो।